दोस्तों नमस्कार। कहा जाता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होता है। वह छोटा हो कि बड़ा, अमीर हो कि गरीब, कानून सबको एक नज़र से देखता है। लेकिन ये सारी बातें अब किताबी हो गई हैं। जो ज़मीनी सच्चाई है, जो व्यवहार है, वो बिल्कुल पलट गया है। और अगर सीधे तौर पर कहें तो कानून ने भी, न्यायपालिका ने भी सरकार के सामने समर्पण कर दिया है और वो सरकार के इशारों को समझने लगी है और इसी हिसाब से काम करती है। हाँ, इसमें जरूर कुछ अपवाद हो सकते हैं। कुछ जगहों पर वो चाहे स्थानीय छोटी स्तर की न्यायपालिकाएं हों, अदालतें हों या उच्च अदालतें हों, उसमें कुछ अपवाद मिल सकते हैं। लेकिन व्यापक पैमाने पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो इशारे हैं, जो निर्देश हैं, उसी के मुताबिक चलने की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी कल जब शनिवार की दो घटनाएं सामने आई हैं, उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जहांगीरपुरी मामले में रोहिणी कोर्ट में जो एडिशनल जज हैं, उन्होंने कल इस मामले की सुनवाई की और उसमें जो दिल्ली की पुलिस है, उसकी जो कारगुजारियां रही हैं, उसको जमकर कोसा है। जमकर जो अफसर रहे हैं पुलिस की, उनकी लानत मलानत की है। देखने लग सकता है कि उन्होंने पुलिस की खिंचाई की है, कुछ निर्देश दिए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो तीसरा जुलूस वहां निकाला गया वो बगैर इजाजत के निकाला गया था, लिहाजा वो अवैध है और उसके लिए पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है। और सीधे इस तौर पर चिन्हित किया है उन्होंने कि जो स्थानीय एसएचओ हैं राजीव रंजन, वो जुलूस के साथ चल रहे थे और अगर वो चाहते तो जुलूस का रुख रास्ता बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने जुलूस को फॉलो किया। बजाय कोई कार्रवाई करने के वे जुलूस के साथ बने रहे। तो सीधा उन्होंने आरोप भी लगाया है और इस सिलसिले में उन्होंने कमिश्नर को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आप जानते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके कम से कम कलम से सीधी कार्रवाई का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, ना तो किसी अफसर के निलंबन का, ना तो किसी पुलिस के निलंबन का और ना ही स्थानीय स्तर पर पुलिस की जो सक्रियता होनी चाहिए अपराधियों को पकड़ने के सिलसिले में, उस पर कोई सीधी निर्देश। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया है। जो पकड़े गए हैं दंगे के सिलसिले में, मैं वो आपके सामने बताना चाहूंगा। 6 लोग पकड़े गए हैं। वो 6 के 6 जो है वो मुस्लिम है और जब उनकी जमानत की बारी आई तो जज साहब ने कहा कि इनको अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि मामला बेहद संगीन है और अभी इसमें चार्जशीट दायर होनी है, लिहाजा इस पर अभी बाद में विचार किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, जज साहब खुद कह रहे हैं कि जो जुलूस था रामनवमी के दिन वो गलत तरीके से निकाला गया था, वो अवैध था। जो पुलिस की भूमिका थी वो अवैध थी, वो गलत थी। उसको जिस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था उसने नहीं किया। और उसके साथ जब दंगा हुआ, हमला हुआ, हिंसा हुई, लोगों को चोटें लगी, तो जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम गिरफ्तार किए गए। अब आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका एक तरफ ये कह रही है कि जो जुलूस था रामनवमी का वो जो है निकाला गया गलत तरीके से, वो अवैध था और हमला किया गया है अपने तरीके से। लेकिन न्यायपालिका ये नहीं कह रही है उसमें जो शामिल लोग थे, अपराधी वो थे, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि जिन पर हमला हुआ, जो हमले की चपेट में आए, जो हिंसा के निशाने पर आए, उन पीड़ितों को जो है विक्टिम की तरह देखे जाने के बजाय उनको अपराधी की तरह पेश कर दिया गया और उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया गया। और जब न्यायपालिका के सामने भी उनके जमानत की बारी आई तो न्यायपालिका ने भी उस पर विचार नहीं किया। अब इस पूरे प्रकरण को किस तरह से समझा जाए?
पूरी बातचीत कहिए, पूरा जो है संदर्भ ही बहुत ही विडंबनापूर्ण है, अपने तरह का अंतर्विरोध खड़ा करता है। इस पूरे प्रकरण में एक भी अपराधी, एक भी हमलावर, एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। जो पकड़े गए लोग हैं वो पीड़ित हैं। मतलब एक ऐसे मामले में जिसको कि न्यायपालिका ने भी अवैध ठहरा दिया है, पूरे प्रकरण को, पुलिस की भूमिका को गलत ठहराया है, उसमें जो है विक्टिम को ही अपराधी बना दिया गया और वो 6 लोग अब इसमें जेल की शिक्षों के पीछे हैं। बाकी जो रियल आरोपी हैं, जो असली आरोपी, उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, पुलिस जो कि गलत ठहराई जा चुकी है न्यायपालिका द्वारा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। जांच की जो बात है, आगे फर्दर जांच की बात कही है न्यायपालिका ने, वो जांच संचालित की जाएगी, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो भी सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो है, जो सामने दिख रहा है वो ये है कि 6 लोग गिरफ्तार हैं, वो मुस्लिम हैं और वही आपराधिक तौर पर पेश किए जा रहे हैं। तो इस देश के अंदर अब वो चाहे पुलिस के स्तर पे हो, चाहे न्यायपालिका के स्तर पे हो, अंत में विक्टिम ही अपराधी साबित किया जा रहा है। इसी तरह से एक दूसरे केस में आप देखिए, एक दूसरा मामला है तेजिंदर बग्गा। वैसे तो इस समय बीजेपी के नेता बन गए हैं, युवा नेता है, जो उसकी युवा विंग है, यूथ विंग है, उसके नेता हैं, पदाधिकारी हैं। लेकिन पूरे चरित्र में, अपने पूरे जो है पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, जो उनका चेहरा आया है सामने समाज के, वो एक लंपट किस्म का चेहरा है, जो कतई किसी लिहाज से उसे नेता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और उनके ऊपर जो आरोप रहे हैं पिछले दिनों, वो जो प्रतिष्ठित वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, उनके चैम्बर में घुसकर उन पर हमला करने का, अरुंधति राय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं, उनके सभा में घुसकर उसको डिस्टर्ब करने का, और लगातार अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से इस तरह के घृणा और नफरत का प्रचार करना, जिससे समाज में वैमनस्य फैले, इस तरह की करतूतें या कार्रवाइयां वो करते रहे। यही उनका असली चेहरा है। अब पिछले दिनों जो है एक वारंट जारी हुआ था, जिसमें कि लगातार वो 6 नोटिस दी गई थी उनको कोर्ट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे, कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और तब आखिरकार कोर्ट ने पुलिस को उनको गिरफ्तार करके ले आने का निर्देश दिया था, और उसी के तहत पंजाब की पुलिस दिल्ली आई थी उन्हें गिरफ्तार करने। और पूरा प्रकरण आप जानते हैं क्या हुआ। 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ गई, पंजाब, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार की पुलिस, और हरियाणा की पुलिस। उस उन तीनों के बीच कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र हुआ, और अंत में हरियाणा की पुलिस अवैध तरीके से बग्गा को जो है दिल्ली पुलिस को सौंप देती है, और पंजाब पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। हालांकि मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में भी गया था, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट जो है उस समय निर्देश नहीं निकले थे। बाद में फिर अगले दिन मोहाली की कोर्ट ने, जो मोहाली कोर्ट पुराना निर्देश जारी की थी बग्गा गिरफ्तारी का, उसने फिर एक बार उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, और पंजाब पुलिस को कहा कि बग्गा को गिरफ्तार करके वो ले आए। अब एक नई स्थिति खड़ी हो गई, जिसमें कि नॉन अवेलेबल वारंट है हाई कोर्ट, सॉरी, स्थानीय कोर्ट का, मोहाली कोर्ट का। अब उसके जरिए जो है गिरफ्तारी तय थी बग्गा की। लेकिन आप समझ सकते हैं, बग्गा जैसा एक शख्स, जिसकी अभी राजनीति में हैसियत किसी, कहिए तो क्षेत्रीय क्षेत्रीय क्या कहिए, किसी मोहल्ले के नेता की भी नहीं है, उसके लिए हाई कोर्ट के एक जज रात में 10 बजे अपने घर पर कोर्ट लगाते हैं, अदालत लगाते हैं, और इस मामले की सुनवाई करते हैं, और यह निर्देश देते हैं पंजाब पुलिस को कि 10 मई तक, जब तक कोई अगली सुनवाई होनी है, उसके पहले तक कोई इस तरह कोएर्सिव कार्रवाई मतलब कि गिरफ्तारी या किसी तरह के उनको घेरेबंदी की कोई कार्रवाई ना की जाए, और इस तरह से बग्गा को रिलीफ दे दी जाती है।
अब ये दोहरा चेहरा नहीं तो और क्या है न्यायपालिका का। एक तरफ जो पीड़ित है उनको ही जो है अपराधी बना के पेश कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो सही में आरोपी हैं और निचली कोर्ट जो है उसको अपने तरीके से दंडित करने की कोशिश कर रही है, उस मामले की सुनवाई कोशिश कर रही है, तो उसको रोक दिया जा रहा है ऊपरी कोर्ट से और आरोपी को रिलीफ दी जा रही है। तो किस रूप में देखा जाए इस पूरे प्रकरण को, इन दोनों प्रकरण को? और इसी से जुड़ा एक तीसरा प्रकरण अगर कहें, क्योंकि पीड़ितों को ही किस तरह से परेशान किया जा रहा है और जो अपराधी उनको छोड़ दिया जा रहा है, आ जाता है भीमा कोरेगांव का मामला। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ? आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हनी बाबू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, पिछले 1.5 सालों से जेल काट रहे हैं। उनकी जमानत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार वो बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं और अदालतों से उनके जो है आवेदन खारिज कर दिए जा रहे हैं, जबकि पूरा देश जानता है ये प्रतिष्ठित लोग हैं, कहीं किसी भी इस तरह के हिंसात्मक गतिविधि में कभी शामिल ही नहीं हो सकते। बावजूद इसके उनके खिलाफ यूएपीए लगा दिया गया है। एक ऐसी धारा लगा दी गई है जो बेहद ही संगीन है और जिसकी जमानत नहीं होती है। और उसमें जो असली आरोपी है, मैं आपको बताऊं, जो नई सच्चाई सामने आई है, अभी कल परसों का अपडेट है, पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव में जो असली संदिग्ध थे, एक बोटे और भिड़े जी, जिनका कि आरएसएस और दक्षिणपंथी पार्टियों से रिश्ता है, माना जा रहा था कि जो पूरी हिंसा हुई थी उसके पीछे इन दोनों का हाथ था और इन दोनों ने उसको अंजाम दिया था, उसको पुणे पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। यहाँ भी विक्टिम जो है परेशान किए जा रहे हैं, जेल में बंद हैं, यूएपीए की धाराओं के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। और जो असली आरोपी हैं, जो गुनाहगार थे, जांच होती निष्पक्ष तरीके तो शायद वो आज जेल के शीशों के पीछे होते, वो जो है छोड़ दिए गए, उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो इस देश के अंदर ये कौन सा कानून चलाया जा रहा है? ये कैसी जो है न्यायपालिका है और उसका न्याय है, जिसमें कि पीड़ित जो है परेशान किए जा रहे हैं, अपराधी साबित कर दिए जा रहे हैं, जेलों में बंद कर दिए जा रहे हैं, और जो असली आरोपी हैं, जो गुनाहगार हैं, जो अपराधी हैं, वो जो है छोड़ दिए जा रहे हैं। अगर इस देश के अंदर कहा जाता है कि न्यायपालिका आखिरी चौखट होती है, जहां न्याय की गुहार के लिए कोई भी आम नागरिक, गरीब से गरीब नागरिक पहुंच सकता है और उसका दरवाजा खटखटा सकता है, वहां भी अगर इस तरह से अन्याय होने लगेगा तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, इस देश की संस्थाओं का क्या होगा? और जो कुछ अगर समाज इस देश के अंदर चल रहा है, 101 अरब 30 करोड़ की आबादी से अगर न्याय खत्म हो जाएगा, ये देश कैसे चलेगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और तब ऐसे में अगर बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है इस देश को, और उसकी न्यायपालिका भी बनाना और बौनी हो गई है, तो इस देश के लिए और उसके भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है, और यह कतई किसी भी रूप में शुभ नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल आज हमको इजाजत दीजिए, आज इतना ही, फिर कभी आए किसी और मौके पर आपसे बातचीत करेंगे। जनचौक का यूट्यूब चैनल भी शुरू हो गया है, उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें लगातार हम लोग नए नए कार्यक्रम, नई बहसें, कई ज्वलंत मुद्दों पर जमीनी जो कुछ मुद्दे हैं उनको ले आने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो इनसे जो मीडिया के अंदर एक अंधेरा है, उसमें एक कहिए तो दीपक जलाने की कोशिश है, उसी के हिस्से के तौर पर हम लोग इस अपने अभियान को देखते हैं। आपने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।